मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट का पटापेक्ष। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बुलाया गया था एमपी विधानसभा का विशेष सत्र। फ्लोर टेस्ट से पहले ही मध्य प्रदेश सीएम कमलनाथ ने सौंपा इस्तीफा। इस्तीफे से पहले कमलनाथ ने भाजपा पर लगाए आरोप। कमलनाथ के इस्तीफे को भाजपा ने बताया सत्य की जीत। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट का शुक्रवार को पटापेक्ष हो गया। कोरोना की दुहाई देकर फ्लोर टेस्ट से बच रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में बहुमत साबित करने के पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ ने इस्तीफे से पहले अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 22 विधायकों को बंधक बनाया और ये पूरा देश बोल रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर खेल खेला जा रहा है। एक महाराज और उनके 22 साथियों के साथ मिलकर साजिश रची। इसकी सच्चाई थोड़ी समय में सामने आ जाएगी। कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते। 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए। कौन से 16? 9 मार्च को लोग 16 को ले गए। किस जात में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहाँ ठहरे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है। मध्य प्रदेश का सियासी नाटक 17 दिन बाद खत्म हो गया है। कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत भाजपा नेताओं ने कहा कि ये सत्य की जीत है। सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश में आज जनता की जीत हुई है। मेरा सदैव ही मानना रहा है कि राजनीति जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इस रास्ते से भटक गई थी। सच्चाई की फिर विजय हुई है। सत्यमेव जयते। वहीं कमलनाथ के इस्तीफे के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के लिए अगला चेहरा कौन होगा, शिवराज या कोई और। इसी बीच ये भी खबर सामने आई है कि शिवराज सिंह ने सभी विधायकों को खाने पर बुलाया है। माना जा रहा है कि डिनर पर आगे की रणनीति तय हो सकती है। मध्य प्रदेश का सियासी नाटक 17 दिन बाद खत्म हो गया है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने से पहले भाजपा पर आरोप लगाते हुए दबे सुरों में चेतावनी भी दी डाली है। कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान फिर से प्रदेश की बागडोर संभालेंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सियासी संकट की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया है और फ्लोर टेस्ट की जहां बात है, कमलनाथ को जब लग रहा था कि फ्लोर टेस्ट में वो पास नहीं हो पाएंगे, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा। और अभी हम तमाम जो स्थितियां हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं और क्या स्थितियां रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की मुश्किलें कम नहीं होंगी। देर रात 16 विधायकों के भी इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। उसके बाद में सरकार अल्पमत में साफ दिखाई दे रही थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में यह भी तय था कि विधायकों को आप बाध्य नहीं कर सकते आने के लिए। चले तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त भाजपा नेत्री शीलदा बाई जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। उपेंद्र राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। इस सियासी घमासान को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, ये लोकतंत्र का में विडंबना कही जानी चाहिए कि किसी पार्टी की सरकार में बहुमत होना, पहले बहुमत था, उस बहुमत को कम करने के लिए पार्टी के लोगों को एक साथ ले जाना, 22 को इस्तीफे दिलाना, ये घटनाक्रम निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र की है उसके लिए लाभदायक है।
लेकिन लोकतंत्र के लिए कभी भी ये सही नहीं कहा जा सकता। आज आपने किया, कल वो करेंगे, ये करेंगे, तो ये आखिर जो जनता जिस प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है जिस पार्टी से, आखिर उसकी क्या गलती है कि वो जाकर के अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरी जगह चला जाता है। आज वो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम है, इसलिए उन्होंने विधानसभा की अध्यक्ष की व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया कि वो 26 को नहीं पेश कराएं, क्योंकि पता था जो स्थिति, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपनी कारनामा दिखाया, उसने सारे विधायकों को इस्तीफा स्वीकार कर लिया कि आप क्योंकि ये अगर इस्तीफा स्वीकार नहीं करते होते तो बीजेपी निश्चित रूप से राज्यसभा में उसका लाभ उठाती। इस लाभ को नहीं उठाने जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए। अब वो विधायक नहीं है, अब वो राज्यसभा में वहां भाजपा को नहीं दे सकते मत। तो इसलिए एक अलग तरह से माहौल बन रहा है, जो कुछ हो रहा है सामने दिख रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने बड़े उससे दे दिया। अब होगा ये कि जब विधानसभा शुरू होगी तो पूर्व सरकार का राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा में आ चुका है। अब उस अभिभाषण को भी पारित कराना पड़ेगा मजबूरी में। बिल्कुल, विधानसभा की पार्टी का अभिभाषण अब जो भी सत्ता में, अब बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसको अभिभाषण को तो समाप्त नहीं कर सकते, अभिभाषण को दोबारा से भी नहीं कराया जा सकता क्योंकि प्रावधान ही ऐसे है। तो ऐसी स्थिति में एक विडंबना होगी कि पुरानी सरकार, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अविश्वास प्रस्ताव ला 2/3 बहुमत चाहिए, उसके लिए 2/3 बहुमत बीजेपी के पास है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये विधानसभा एक अलग तरह की विधानसभा होगी जो कि आने वाले समय में बहुत सारे संदेश देगी इस राजनीति को कि देखिएगा कि आप अपने तौर पर राजनीतिक परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा की व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए आपको बहुत सारी चीज चाहिए। अब अगर ये अविश्वास प्रस्ताव बाद में लाने का प्रयास भी करेंगे जो कि 2/3 बहुमत नहीं है, तो नहीं ला सकते। अगर फिर 24 जब चुनाव होगा, 22 तो ये 2 और रिक्त है, 24 विधायकों का 6 महीने बाद चुनाव होगा। अब बजट के पहले आपको पता है कि बजट लाने से पहले ये विधानसभा 1 महीने या 15 दिन के लिए स्थगित की जाएगी क्योंकि बजट बना नहीं है। केवल राज्यपाल का अभिभाषण उसको पास करा लेंगे, उसको पारित कराएंगे, पारित भी उसी को कराएंगे जिसको कि पुरानी वाली सरकार का बड़ा विडंबना है कि आप पुरानी सरकार की, क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उस राज्यपाल ने कहा है और आप वहां पर चर्चा कैसे होगी, चर्चा होगी नहीं क्योंकि सरकार का डॉक्यूमेंट है, तो इस वजह से उसे पास कराना की बड़ा जरूरत होगी। शांति, मुझे लग रहा है कि वाकया भी शायद इस तरह का एक पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक सरकार ने राज्यपाल से अभिभाषण पढ़वाया है, क्योंकि सरकार का एक तरह से कहूं मुख पत्र होता है वो, और दूसरी सरकार के सामने संकट ये होगा कि पूर्ववर्ती सरकार की आप तारीफ कैसे करेंगे। हाँ, ये क्या है, बहस होगी तो बहस में क्योंकि आप प्रतिपक्ष उसका पक्ष लेगा और सरकार उसकी खिलाफत कर नहीं सकती क्योंकि सरकार तो अब है और वो मौजूदा सरकार का तो नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रतिपक्ष पहली बार होगा विधानसभा में, प्रतिपक्ष अभिभाषण का पक्ष लेगा और सरकार विपक्ष नहीं करेगी, इसलिए सर्वसम्मति से ये अभिभाषण पारित होने की संभावना बन रही है। ये बहुत अलग तरह की चीजें देखने को विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मिलेगी कि आने वाले समय में अब बीजेपी के नेता का निर्वाचन होना है, अभी बैठक हो रही है कि हो सकता हो कि शिवराज वापस से मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा और फिर उसके बाद फिर विधानसभा से पहले 26 तारीख को राज्यसभा के प्रतिनिधि का भी चुनाव होना है, फिर विधानसभा वापिस चलेगी क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण पारित होगा और फिर कुछ दिन के लिए ब्रेक होगा और फिर वो आएगा तमाम जो चीजें एक देखने वाली बात होती है। परिवर्तनशील चीजें बहुत सारी है क्योंकि विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा इस राजनीति में बहुत सारे संदेश दे जाएगी कि देखिएगा कि आप स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण सदन में आ जाए और फिर उसको पारित कराना पड़े मजबूरी में, ये भी एक नई चीज आएगी सामने और इतिहास गवाह होगा कि किस प्रकार की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह की स्थिति, राज्यपाल का अभिभाषण भी पारित नहीं कराने दिया गया। उससे पहले ये सब गतिविधियां हुई और सारी बातें हुई क्योंकि कमलनाथ को मैं सुन रहा था कि मैंने तो 15 महीने में इसे सब कुछ किया, ये सब पसंद नहीं आया बीजेपी को, और बीजेपी तो मेरे को शुरू से ही कह रही थी कि हम तुमको टिकने नहीं देंगे 1 महीने 2 महीने, लेकिन फिर भी हमने 15 महीने चलाई और उन्होंने 15 साल चलाई। उन्होंने 15 साल और 15 महीने का एक तरह से वो भी करके दिखाया कि मैंने 15 महीने में जो कुछ किया वो सामने है। अब क्योंकि ये
तो छिपेगा नहीं। अब आने वाली सरकार क्या कुछ होगा, फिर देखिएगा, फिर 24 विधायकों का निर्वाचन हो जाने के बाद क्या स्थिति बनेगी वो अलग बात है कि कांग्रेस चाहेगी कि किसी तरह से वो अधिक से अधिक सीटें जीते और भाजपा चाहेगी कि कैसे अब इन्हीं को चुनाव चिन्ह देकर के लड़ाया जाएगा। तो एक बहुत सारी विकट स्थिति सामने आने वाली। बिल्कुल शाम जी, बड़ी बात होगी और मैं कहूंगा कि ये जो 24 सीट पे चुनाव होगा ये सिंधिया के लिए भी एक बड़ी परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि उन्हीं के कहने पर विधायकों ने इस्तीफा दिया है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस के विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनका स्वीकार किया गया है, हो गया, हाँ स्वीकार हो, 24 सीटें जो खाली हुई हैं उस लिहाज से, और एक बीजेपी के भी हैं 24 में से जिनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है। और हाँ, बीजेपी का भी एक जो वर्मा थे उनका भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। 7 में से टोटल जो 23 हो गए, 6 मंत्री से जो पहले थे उनके इस्तीफे स्वीकार के 16 तो 23 होंगे कुल, जिनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। और सरकार बेशक बना जाएंगे, लेकिन चैलेंज बड़ा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में नेक टू नेक इसे कहा जा सकता है और इतनी कमजोर कांग्रेस भी नहीं और बीजेपी भी नहीं है। मुकाबला कड़ा होगा, 6 महीने में आपको चुनाव भी कराने होंगे। चलिए शीलदा भाई जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। शील जी, सरकार बेशक बन जाएगी बीजेपी की, लेकिन चुनौती बड़ी होगी क्योंकि वहां प्रतिपक्ष कमजोर नहीं है। अभी जो स्थितियां कमलनाथ के सामने बीजेपी प्रतिपक्ष में रहते जो मजबूती के साथ में खड़ी थी, वही परेशानियां मुख्यमंत्री, अब देखो बनता कौन है, उसके सामने भी होगी। देखिए, राजनीति में निश्चित तौर पर चुनौतियां तो होती ही हैं और उनका सामना करना भी पड़ता है। मैं आपको स्पष्ट करूं कि जब 15 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जो जनमत था वो कांग्रेस के पक्ष में था। भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को स्वीकार किया और वहां पर अब विपक्ष में बैठना उन्होंने तय किया। अगर भारतीय जनता, जैसा कि कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही नहीं चाहती थी, शुरू से नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बता दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती, उनके पास कई ऑफर्स भी थे जो आना चाहते थे, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए नैतिकता को एक कहना चाहिए कि एक ध्यान में रखते हुए उन्होंने विपक्ष में बैठना स्वीकार किया। जब अब बात जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं वो पहले अपने अंदर झांक कर देख लें, क्योंकि जितने भी जो विधायक गए हैं, जो सिंधिया, जो माधव ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं, वो जो कांग्रेस के इतने कट्टर समर्थक रहे, कांग्रेस ही रहे हैं, उनके पिता भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं। कोई ऐसे ही पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं उनके अंतन मन में चोट पहुंची है, उनकी अवहेलना हुई है। और जिस तरह से जो अडवाणी जी का क्या कहोगे आप? एक पूरी बात कर लो। आप अडवाणी जी की भी बात बता दीजिए, उनके साथ भेजना और सारी चीजें हो रही है। मैं अभी बताती हूँ, अभी आती हूँ, आपकी बात पर भी जवाब देती हूँ। तो जिस तरह से जो विधायक है उनका कहना है, वो बार बार कह रहे हैं कि हम जो वायदा करके आए थे कमलनाथ सरकार उसको पूरा नहीं कर रही है, हम क्षेत्र में किस मुंह से जाएं। तो अंदर ही अंदर बहुत अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे। और कमलनाथ का जो काम था, चाहे किसानों की बात कर लीजिए, किसानों के ऋण माफ करने की बात कर लीजिए या नौकरी देने की बात कर लीजिए, जो स्थानीय मुद्दे वो उन पर जो विधायक हैं काम नहीं कर पा रहे थे, तो अंदर से बहुत आक्रोश था। और इस बात की सूचना लगातार माधवराव ये सिंधिया कहते रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी से भी कहते रहे थे, राहुल गांधी को भी बता रहे थे, और उन्होंने समय भी मांगा था, लेकिन उनकी इस बात को नहीं सुना गया। चलिए, यहां मेरा एक सवाल होगा, श्याम जी से सवाल होगा। श्याम जी, बड़ी घुटन में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो जैसा चाहते थे कि जनहित के काम नहीं हो पा रहे हैं, उनको घुटन महसूस हो रही थी, पार्टी आलाकमान उन्होंने टाइम नहीं दे रहे थे। यहाँ क्या लगता है कि पूरी फ्रीडम मिल पाएगी सिंधिया को जैसे वो चाह रहे हैं, जिन ख्यालातों को लेकर के उन्होंने रेजिग्नेशन दिया? देखिए योगेंद्र जी, फ्रीडम का तो आपको पता है, मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी जो कि इनके खुद के हाथों में पले बले, नरेंद्र मोदी वो खुद कहते हैं कि मैं तो इनके जो वो यात्रा निकाली थी जब राम मंदिर की, तो ये खुद उनके आगे केवट का काम कर रहे थे। तो आज उन्होंने सत्ता छीन ली, उसके बाद उससे ज्यादा स्थिति मेरे को नहीं लगता कि ज्योतिराव को मिल पाएगी, क्योंकि जिस पार्टी को बनाने वाले व्यक्तियों की जो
दशा हुई है। और आप सुन तो लीजिए, मैं बाद में दे देना, आप सुन तो लो, आप तो सुन तो लीजिए। अरे आप देखिए कि उनकी पीड़ा को अगर वो देखा जाए दोनों को, तो आप मान के चलिए ना उनको राष्ट्रपति बनाया ना उपराष्ट्रपति बनाया, और उनके सम्मान में इतना सम्मान दे रहे हैं कि जब कई बैठकों में तो ऐसा हुआ कि आपने अभिवादन करना भूल गए अडवाणी जी का, और अडवाणी जी देखते रह गए कि आखिर मेरा चेला इस प्रकार का करेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। आप ज्योतिराव को स्वार्थों की पूर्ति के लिए आपने लिया, आपने उसकी योग्यता के आधार पर नहीं लिया। सुन तो लीजिए, अगर खुद आए होते तो राज्यसभा की सीट नहीं दी होती आपने, वो आपके शर्तों के आधार पर आपकी पार्टी में शामिल हुए। और ये भी कहा गया है कि जब तक यहाँ की सरकार नहीं गिरेगी, जब तक तुम्हारा वो आगे वर्चस्व नहीं बनेगा। क्या उनको मुख्यमंत्री का पद दे दोगे क्या आप आगे? अगर वो खुद आए वो तो चाहते हैं। तो आप सुन तो लीजिए, प्रॉमिस नहीं किया तो राज्यसभा की सीट का प्रॉमिस नहीं दिया, अब इनको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये सारी चीजें, क्योंकि आप देखिए पार्टी को बेदखल करने के लिए आपने अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक लोकतांत्रिक काम किया है। वो आने वाला इतिहास गवाह होगा कि नरेंद्र मोदी जो दीनदयाल जी की पार्टी के हैं, वो सब सिद्धांत वो थी वैसे ही। वो तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने तो सब गलत काम किए, उसी का अनुसरण अगर दीनदयाल जी की पार्टी कर रही है तो फिर राजनीति में कोई भी सुचिता कहाँ आएगी, सुचिता कौन रखेगा? आखिर दीनदयाल जी ने ये नहीं कहा था कि सत्ता के लिए आप सब कुछ भूल जाना। दीनदयाल जी के सिद्धांतों को अगर कहते हो तो फिर ये सब चीज कह दीजिए कि अब दीनदयाल जी की पार्टी नहीं है, अब तो मोदी और नरेंद्र और अमित शाह की पार्टी है। अब सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप। देखिए सुन तो लीजिए, आप देखिए मैं दीनदयाल उपाध्याय जी का मैंने वो जो सिद्धांत है उसको पढ़ा भी है, और उसमें राजनीति को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की है उसमें भविष्य की पूरे एक परिदृश्य का उन्होंने उल्लेख भी किया है कि राजनीति के अंदर कोई भी स्वार्थ के लिए आता है तो उससे भरोसा योग्य नहीं होता। वो आदमी कोई भी हो, कहीं पे भी अगर जा भी रहा है चाहे आ रहा हो, उनको एक तरह की कल्पना या कहें कि उनका एक एक्सपीरियंस जो सोच थी उसमें साफ लिखा है इसमें अपनी जो आइडियोलॉजी है उस पर भरोसा करने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कैसे भी हो, चाहे दागी हो चाहे बागी हो, कोई भी हो, लेकिन मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो सकता? मैं ये बात बीजेपी के लिए अकेले के लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी सवाल सील जी इस वजह से श्याम सुंदर शर्मा साहब उठा रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके कहूं कि नींव पे बीजेपी खड़ी है, उनका एक सिद्धांत था, वो हमेशा एक तो राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगा दिया जाता था उसके खिलाफ थे। वो इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि ये दुरुपयोग हो रहा है, और दूसरा ये तोड़फोड़ करके और जो सत्ता बनाई जाती थी, क्योंकि बड़े वो परेशान थे जब उत्तर प्रदेश का उदाहरण सामने आया था, एक बार मध्य प्रदेश का उदाहरण सामने आया था, तो बड़े इन चीजों से लेकर के और काफी वो रहते थे। तो उनका कहना था कि चुनाव जनप्रतिनिधि वो एक शपथ लेकर के आता है, उसे अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। लेकिन आज मायने बीजेपी के बदल रहे हैं। देखिए गोविंद जी, परिस्थिति जिस तरह से राजनीति बदल रही है तो उसके अनुसार ही बदलना पड़ता है। अभी दीनदयाल जी की बात आ रही है, उन्होंने कहा था जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको कहा था कि आप वहां पर चलिए, वहां पर ब्राह्मण समाज बैठा हुआ है, आप वहां पर संबोधन करिए। उन्होंने कहा कि मैं बेशक चुनाव हार जाऊं, लेकिन अपनी जात के लिए मैं वहां पर वोट मांगने जाऊं, ऐसा नहीं होगा। कितनी बड़ी बात कही ना, आज की तो राजनीति नहीं है। बात सुन लीजिए, तो आज राजनीति में परिस्थितियां बदल गई हैं। आज जिस तरह से जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, इन सबका मुकाबला करना पड़ता है, और परिस्थिति के अनुसार ही पार्टियों को उसके अनुसार दीनदयाल जी की पार्टी मत कहो, दीनदयाल जी के सिद्धांतों की पूर्ति को मत कहो कि हम दीनदयाल जी को मानते हैं, हम दीनदयाल जी को भूल गए स्वार्थों की पूर्ति। बताया ना कि वो वहां पर असफल हुए ना, वो असफल हुए, उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं त्यागा, बिल्कुल करा, उन्होंने सत्ता की लोलुपता नहीं की। आप सत्ता की लोलुपता के लिए सब कुछ खत्म कर देना चाहते हो। नहीं, देखिए राजनीति में चुनाव किस लिए कोई भी पार्टी क्यों लड़ती है? क्यों लड़ती है? जीतने के लिए लड़ती है। हाँ, तो चुनाव कहाँ हुए? यहाँ चुनाव कहाँ हुए? नहीं, जो परिस्थिति यहाँ तो बेदखल कर दिया सत्ताधारी पार्टी को। हम जाति पे ध्यान नहीं देंगे, उस पे क्षेत्र पे ध्यान नहीं देंगे, या किसी विशेष बाकी तो आप भी पीड़ा झेल चुके हो, उसकी पीड़ा तो आप भी झेल चुके हो। उसी हिसाब से चुनाव
चुनाव में हारने का कारण भी यही था। राजनीति में जिस तरह से परिवर्तन तो अच्छे लोग कैसे आएंगे फिर राजनीति में? ये जनता के ऊपर है, जनता उनको चुने, अच्छे पार्टी के ऊपर नहीं है। नहीं, पार्टी तो मान लो कैसा भी करती है, पार्टी तो अपने कैंडिडेट वो उतारेगी जो जीतने वाला हो। तो जनता को आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसे उम्मीदवार। जनता ने तो कांग्रेस के भेजे थे, अब वो बीजेपी में जा रहे हैं तो क्या करे कोई? तो अब वही तो बात आ गई ना, जनता ने सही किया। तो जनता ने अब देखना चाहिए था ना। तो आने वाले समय में इसका मतलब चुनौती बनेगी बीजेपी के सामने। फिर अगर वो उनको टिकट तो नहीं देगी ना बीजेपी। हम वोट दे रहे हैं वो छोड़ के भाजपा के उम्मीदवारी तो नहीं लेंगे। आप पार्टी को कह रही हो क्या 22 के 22 विधायकों को अब बीजेपी का टिकट मत देना? ये क्या ये है क्या अब आने वाले समय में? देखिए आने वाले समय में क्या होता है, तो इसलिए स्वार्थी इसलिए कहते हैं हम दीनदयाल जी को अब नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानते? आज भी हम पूरी उन्हीं पे चलने की प्रयास करते हैं, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में राजनीति जिस तरह से हो रही है उसी अनुसार चलना पड़ता है, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। जी क्या बात कही शीलदाबाई जी ने, बड़ी बात कही आपने ये कि अगर जमाने के साथ नहीं चलोगे तो पिछड़ जाओगे। केंद्र में प्रचंड बहुमत के बाद ये स्थिति है। फिर तो एक बात तो मान लेनी चाहिए शील जी कि ये जो आइडियोलॉजी और सिद्धांतों की बात कोई राजनीतिक दल करता है वो सब एक कहना एक नाइंसाफी है, नहीं कहना चाहिए, ये तो माना जाना चाहिए। आइडियोलॉजी तो किसी दल की नहीं बची है फिर, क्योंकि आपकी पार्टी तो जोड़ तोड़ में यकीन नहीं करती थी। आप कह रहे हैं कि समय के साथ बदलना पड़ता है, तो आप इसे स्वीकार कर रही हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए जिस समय परिस्थिति थी, अटल बिहारी जी ने एक वोट के पीछे अपना सारा छोड़ के चले गए। तो जिस तरह से परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन और अटल जी को हराने वाले को उसके पिता ने हराया और बेटे को आपने ले लिया। आज आप देखिए कि कोई से भी पार्टी हो जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पर है, ये जनता को क्या पता। आप अब वहां की बात देख लीजिए, जनता ने कांग्रेस को जिताया, हमने स्वीकार किया जनादेश, हमने जनता के आदेशों का पालन किया, हम विपक्ष में बैठ गए। लेकिन जब उनके ही आदमी अपने जिन जनता ने जिताया उनको धोखा दे करके अगर दूसरी पार्टी में मिलते हैं या करोड़ों रुपया दे दिया, 38 करोड़ का आरोप लगा रहे हो तो मुख्यमंत्री जी अभी मौजूदा वाले। नहीं देखिए खरीदने वाला तो आने वाले समय में सदन में बताऊंगा कि क्या 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 करके आप सरकार बनाएंगे। अगर जब ही होगा ना खरीदार क्या बात है। चलिए उपेंद्र राजपुरोहित जी जुड़ गए हमारे साथ में। उपेंद्र जी पूरा घटनाक्रम देखा, एक सरकार खो बैठे हैं आप लोग, इसे कांग्रेस की लापरवाही कहें या बीजेपी की समझदारी? जो शीलदाबाई जी करें समय के साथ बदला हमने तो अपने आप को। देखिए योगेंद्र जी, पहले तो मैं शीलदाबाई जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने सरकार बना ली वहां पे लेकिन बनाएंगे। हाँ लेकिन बना लेंगे, वो उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे हथकंडे इन्होंने अपनाए ये फेल होने के हथकंडे फेल होने के लिए नहीं है। आपने करा है, लेकिन ये तय है शीलदाबाई जी, नहीं शीलदाबाई जी मेरी बात तो सुनिए, ये तय है कि आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर बना ली है। आज भारतीय जनता पार्टी में मतलब बिल्कुल द्वार खुले हुए हैं, बिल्कुल मूल कार्यकर्ता आप सत्ता दिला दो, दिला दो, जो दुखी है वो मेरी बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए, बिल्कुल आपने द्वार खोले, आपका विशाल हृदय है, आप पूरे देश को संभालने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे ये बताइए आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? क्या जो आपके सामने खड़ा है तब तक वो देशद्रोही है, तब तक वो राष्ट्र विरोधी है, तब तक वो गैर हिंदू है? सुनिए बात को, आप बात को सुनिए, आप बात को सुनिए। और जैसे ही वो आपकी पार्टी में आता है तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। ये कैसे लोकतंत्र है? नीति को क्या समर्थन देके आया? अरे कोई रीति नीति नहीं है आपकी, आपकी रीति नीति सिर्फ अब रह गई है। पहले आपकी रीति नीति थी, पहले आपकी रीति नीति थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब आपकी रीति नीति है कांग्रेस युक्त भाजपा। मैं इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूं कि हमें तकलीफ किसी बात की नहीं है। अरे सरकार हमारी है, आपकी पार्टी में हमें तो फक्र है कि कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का बीजेपी के अंदर कांग्रेस का प्रतिनिधि पहुंच गया है और अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपनी विचारधारा बदलेगी। हमें गर्व है, हमें गर्व है। हमने नहीं अरे आते नहीं है, बदल के आपके पास नेता नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, नेता नहीं है आपके पास। अरे आपके पास नेता नहीं है, आपके पास खुद के नेता नहीं है। मैं लौट रहा हूँ, आप नेताओं को छीन रहे। एक छोटे शील जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
वायरल हुआ है वो क्या है? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर। संकट तो हल हो गया, कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया है, भाजपा सरकार बनाएगी, लेकिन कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो गए। मैं ब्रेक से पहले चर्चा कर रहा था उपेंद्र राज पुरोहित जी से। उपेंद्र जी, आप स्वागत कर रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन कांग्रेस की एक सरकार जाना बड़े कमजोर, एक देश के उस बड़े राज्य जो है उनमें से एक मध्य प्रदेश है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। इसको लेकिन आज कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि हाथ से एक सरकार निकल गई हमारे। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या करके जो सत्ता हथियाई गई है वो दुख का और चिंता का और सोचने का विषय जरूर है। अपने हाथों से दिए। ठीक है, अब यदि कोई बसपा के कुछ एमएलए स्वेच्छा से हमारे साथ आते हैं तब तो लोकतंत्र की हत्या होती है इनके लिए, और जब ये 22 एमएलए तोड़ के उनको किडनैप करके देखिए, किडनैप नहीं किया होता तो एक एमएलए के फादर को मिलने क्यों नहीं दिया गया? क्या दिक्कत थी? सुसाइड कर लिया है कि बच्ची ने? तो बताओ आप, जब सुसाइड कर रहे हैं बच्चे कि मेरा पिता गायब है, मना कर दिया। किसने? क्या बात कर रहे हो आप? तो पुलिस क्यों रोक रही है? नहीं, ऐसा मना कोई नहीं करता। कोई अपने बाप से मिलने के लिए मना नहीं करता, कोई अपने बच्चे से मिलने के लिए मना नहीं करता। उसको टॉर्चर किया गया, उसको किडनैप किया गया, उसको डराया गया, और ऐसे लोकतंत्र की दुहाई आप ही दे सकते हैं। विधायक नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात ये डर, मैं तो इसको ये कहूंगा, ये लोकतंत्र का, इसको मैं लोकतंत्र का बलात्कार कहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया। मैं एक श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा बात, एक चर्चा ये भी थी राष्ट्रपति चुनाव के बाद में हो सकता है कांग्रेस के अभी जो पूरे 92 एमएलएज हैं, अगर ये रिजाइन करते हैं तो क्या पोजीशन होगी उस समय? देखिए योगेंद्र जी, रिजाइन नहीं करेंगे। उसका कारण है कि देखिए कांग्रेस के तो 92 में जी 2 बीएसपी के हैं, 4 निर्दलीय हैं और 1 एसपी का है। अगर आंकड़ा लगाया जाता है तो 103 हो जाता है। अब आने वाले समय में देखिएगा बीजेपी के पास कितने हैं? बीजेपी के पास 106 है। अब बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेगी, देखिएगा बहुत सारे, अब देखिएगा एक ने इस्तीफा दिया बीजेपी ने, 106 बचेंगे, तो हो सकता है कि 4 का इस्तीफा हो जाए। बहुत बड़ी बात थोड़ी। जब ये 22 का करा सकते हैं तो कमलनाथ जितने कमजोर नहीं है, तो ये अस्थिर वाली सरकार बनी रहेगी। है मैं बता रहा हूं, मैंने वही कहा ब्रेक से पहले कि जिसका डर कमलनाथ को था वही डर अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का जो भी बनता है डर सताता रहेगा हमेशा। ये 101% डर सताता रहेगा। अब सबसे पहले विडंबना देखिए ना कि जिस सरकार का अभिभाषण सदन में पेश हो गया, अब मौजूदा सरकार को मजबूरी में उस प्रस्ताव को हाँ कहकर पारित कराना पड़ेगा, और बहस भी नहीं कर पाएंगे। वो बहस करेगा प्रतिपक्ष। पहली बार ये विधानसभा में अब देखने वाला दृश्य होगा कि प्रतिपक्ष में बैठा हुआ जो प्रतिपक्ष का नेता के रूप में वो कहेगा कि हमारे सरकार का ये अभिभाषण हमने प्रस्तुत किया, हम इसका समर्थन करते हैं, और वो बोलेंगे कि देखिए ये और वो, और महामुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, वो जवाब देना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं पाएंगे। वो तो उसको हाँ में समर्थन करेंगे कि हाँ हम मजबूरी में इस सरकार के अभिभाषण का, क्योंकि राज्यपाल तो राज्यपाल है, राज्यपाल का तो अभिभाषण पढ़ दिया गया, इसलिए वो सदन की प्रॉपर्टी बन गया। और विधानसभा अध्यक्ष क्योंकि बदला नहीं जा सकेगा, क्योंकि 2/3 बहुमत है नहीं उनके पास अविश्वास लाने के लिए। तो ये सारी विडंबना, ये विधानसभा एक नया रूप और दिशा इस राजनीति को दे जाएगी। भाजपा को बहुत सारी जगह पर हर्डल आएगी। और देखिएगा कि आप देखिएगा अगर 10 विधायक और 5 विधायक अगर चले गए तो अब ये लोग इस्तीफा तो विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार कर लेगा, और ये फिर अल्पमत में आ जाएगी, फिर कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये बहुत अस्थिरता का माहौल भाजपा ने किया है। चाहे भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति भले ही कर ली हो मौजूदा स्थिति में, और आने वाला समय जब 24 विधानसभा की सीटों का चुनाव होगा तो कितने जीत के आएंगे पक्ष में और कितने नहीं आएंगे, एक 6 महीने में अस्थिरता का माहौल मध्य प्रदेश में रहेगा। और जो विकास की धारा कमलनाथ कह रहे हैं मैंने बहाई थी वो समाप्त हो जाएगी। ये सारी चीजें एक राजनीतिक में जो शुचिता कायम की जानी चाहिए। बार बार मैं कहता था कि जैसे ही नरेंद्र मोदी पहली बार जब संसद में गए थे तो स्वच्छता की बात कर रहे थे, दागी सांसदों को हटाने की बात कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि राजनीति में उन्हें भी जहर के घूंट के पीने पड़ेंगे। जो कुछ उन्होंने सदन में कहा उसकी विपरीत परिस्थितियां करके अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। तो एक विडंबना नहीं कही जाएगी कि आने वाला क्या कहेगा कि मोदी जी
का इतिहास लिखा जाएगा तो ये सब चीजें कही जाएगी जो इंदिरा जी करती थी, मोदी जी भी वही अनुसरण करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं साधनों का। जी श्री जी, ये सवाल हमेशा बीजेपी पे उठता रहेगा, जैसे मैंने पहले भी आपसे जानना चाहा था, और यही एक बड़ी बात होगी कि पार्टी विद डिफरेंस का जो जिक्र आप लोग करते हैं, आई थिंक वो तो सब नहीं दिख रहा। नहीं, देखिए, पार्टी विद डिफरेंस पहले भी थी, अभी भी है, और इसमें जिस तरह से नैतिकता की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था, हमने नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमने नैतिकता कहाँ बची है यहाँ पे, बताइए आप। 6-7 लेने थे, अगर हम चाहते करते तो उसी टाइम तोड़ दी है, तोड़ की स्टार्ट की बात कर रही है ना, कह रहे हैं ना, आप बताओ ना, आपने नहीं तोड़े ना, वो तो खुद चल के आए। जिस नेता को आपने राज्यसभा का टिकट दे दिया, हमने नहीं बात कर रहे हो, आप उनके लीडर को आप उनके लीडर को राज्यसभा से भेज के शुद्धिकरण करते, प्रॉपर उनको आपने किस पर दोष आपने राज्यसभा का यज्ञ किया, फिर आप भी तो नहीं समझ, बीजेपी का भी चला गया एक। आप अपनी सरकार नहीं, मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए आप, मंत्री हैं उनको बाबा जी मुझे तो ये बताइए, को नहीं संभाल सकते, ये राज्यसभा का चला गया एक, आपका भी चला गया। बाबा जी ये मेरी बात सुनिए, उनके पास उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, उनके पास बचा क्या था? आप तो इस बात का जवाब दीजिए, ये राज्यसभा के यज्ञ में सिंधिया की जो आहुति दी है, जो सिंधिया का आपने शुद्धिकरण किया है, मुझे तो उसका जवाब दे दीजिए। इस यज्ञ के शुद्धिकरण का औचित्य क्या है? इस यज्ञ क्या ऐसे यज्ञ क्या आप ऐसे यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में करने वाले? क्या आप ऐसे यज्ञ पूरे हिंदुस्तान में करने वाले? एक राहुल के सखा थे, चलिए मैं एक बात जानना चाहता हूँ शील जी, एक बात मुझे बताइए, मैं ये नहीं जानना चाह रहा, चलिए आप जो कहना चाहें कहिएगा। आपकी नजर में कोई राजनीति में परेशान होता है? परेशानी की मैं डेफिनेशन समझना चाहता हूं, परेशानी का मतलब क्या है राजनीति में, आप जो कह रही हैं उस हिसाब से, क्यों परेशान हो क्या है, वो परेशानी बताइए मुझे। इतना वरिष्ठ नेता जिसकी रग रग में कांग्रेस भरी हुई है, और वो ऐसे अडवाणी जी और मेरे अंदर कांग्रेस भरी है, आप मुझे राज्यसभा का कैंडिडेट बनाइए ना, आप मुझे राज्यसभा का कैंडिडेट बनाइए, आप उनको क्या बना रही है? उपेंद्र जी एक बात लगातार इग्नोर किया जा रहा था, उनको मीटिंगों में अपेक्षा की जा रही थी, और जो काम जो वायदे किए थे, उनके जो 19 MLA जो जीत के आए थे, वो वहाँ जनता के बीच में बात करके आए थे कि हमें आप जो वायदे किए 22 एक आपका भी चला गया, 23 हो गए, फिर 22 जो लोग थे वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे। उन्होंने जब जैसे इन्होंने राहुल गांधी ने कहा था कि हम 10 दिन में एक से लेकर 10 दिन में हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार दे दिए थे, वो जनता के सामने जाने की स्थिति में नहीं थे, लोग उनमें जूते मार रहे थे, MLA परेशान हो रहे थे। तो ये होती है घुटन राजनीति में। तो इस घुटन अब सारे काम हो जाएंगे सिंधिया के वहाँ पे, अब सारे काम होंगे सिंधिया के। अब तो MLA नहीं रहे, वो क्या कहेंगे, काम कैसे कराएंगे? बन गए वो तो वो MLA बताइए, वो MLA नहीं रहे, जो 19 अरे MLA नहीं रहे, 22 MLA। मुझे तो एक बात बताइए, वो नहीं रहे, अब कैसे? बाबा जी मुझे एक बात बताइए, आपने अपने विधायकी से इस्तीफा दे देता है, क्या आपने लड़ाओगे? मुझे बताइए, आपने सिंधिया जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, आपको पता था? मेरी बात तो आप मुझे बनाइए ना, अगर आपको ये लगता है, आपको नहीं, मुझे तो इस बात का जवाब दे दीजिए, मुझे तो इस बात का जवाब दे दीजिए, आप मेरे जैसे एक साधारण आदमी को, जो इस देश का नागरिक है, जो राष्ट्रभक्त है, उसको राज्यसभा का उम्मीदवार कब बना रही है, मुझे तो बताइए। क्यों बनाया आपको? क्योंकि मेरे पास 22 MLA नहीं है, क्योंकि मेरे पास 6 MLA नहीं है। अगर मैं आपसे सरकार बनती है, बस बात नहीं है ना, इसलिए मुझे आप, इसका मतलब ये तय हो गया, आप मुझे क्या बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास MLA नहीं है। आप सिंधिया जी को इसलिए बनाएंगे क्योंकि सिंधिया जी के पास 22 MLA है। बिल्कुल, जनता देख रही है, जनता देख रही है, सरकार बनाने में 19 आदमी करे तो रास्ते गिर गई ना, जनता देख रही है, 22 है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता को जवाब मिल गया। आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं आपको, मेरी
शुभकामनाएं आपको। आप कांग्रेस युक्त भाजपा बनाते रहिए। एक समय आ जाएगा जब कांग्रेस के सारे बड़े नेता आपकी पार्टी में होंगे। आप भी आ जाओ। आप कोई पार्षद बना देंगे, आ जाइए। क्या बात है, पार्षद का टिकट दे देंगे तो चलिए मेयर बनेंगे हम नए आने ये वाले तो तय माना जाना चाहिए श्याम जी कि कोई सैद्धांतिक बात नहीं बची है और अवसर की राजनीति रह गई है। अवसर जिसका होगा, दो बातें यहां गौर करने वाली होगी। एक तो यह बात होगी कि सैद्धांतिक रूप से कोई भी पार्टी कहे कि हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल नहीं होती। सब बात कहने की है, साफ दिखाई देता है। दूसरी बात, जिस सहजता के साथ मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी ने तय नहीं किया। जब तक हम डिबेट कर रहे हैं, इस वक्त तक मीटिंग चल रही है उनकी, उसके बाद में क्या परिणाम रहता है देखने वाली बात होगी। जिस तरह का हमेशा एक खतरा अंदर से कमलनाथ को भी लगता रहा था कि पता नहीं क्या होगा, सरकार 5 साल चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि गैप काफी कम था वहां पे। और वही एक स्थितियां जो भी मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा उसके सामने भी रहेगी, क्योंकि जो दूसरे दलों के लोग हैं, वो चाहे बीएसपी को, चाहे समाजवादी पार्टी को, अदर्स हों, अदर्स का तो मैं नहीं कह सकता, सत्ता के साथ भी जा सकते हैं, क्या स्थितियां बनेंगी आई डोंट नो, कल का पता नहीं है। लेकिन अभी वो कमलनाथ के साथ में खड़े हैं, तो गैप बहुत कम रहेगा। अभी भी स्थितियां मध्य प्रदेश के लिए अस्थिरता की अभी भी कही जाएंगी, या बिल्कुल कमलनाथ की सरकार जाने के बाद में इन पर भी विराम लग गया है? देखिए योगेंद्र जी, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब वो 22 विधायक ले जाकर के और जिस तरह का स्थितियां पैदा कर सकते हैं, तो कमलनाथ ने एक को तो ले ही लिया, एक का तो इस्तीफा स्वीकार को ही लिया, ये भी नहीं संभाल पा रहे हैं। बीजेपी का एक गया, वो ये बता दें वो क्यों विरोध कर रहा था, वो तो केंद्र में सत्ता थी तो उसके पास तो सब कुछ मिल रहा था। आने वाले समय मुझे लगता है कि कमलनाथ भी जो 22 विधायकों के साथ हो सकता है, वो भी 10-15 विधायकों को, 10 विधायकों को कर सकते हैं, उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है। और 23 सीटों पर चुनाव भी होगा वहां पे, अभी 24 सीटों पे चुनाव होगा, 23 प्लस 2 25 सीटों पे चुनाव होगा। 2 रिक्त और हैं, 25 विधायक पहले से हैं। देखिए 6 महीने में चुनाव कराना पड़ेगा इनको, और 6 महीने में अब ये बीजेपी की टिकट पे लड़ेंगे क्या? 22 के 22 जो है इन्होंने जो लेके गए, अब वो जब जाएंगे अपने फील्ड में तो कहेंगे बीजेपी को हराने वाले, बीजेपी का टिकट लेकर के बीजेपी के पक्ष में वहां जो हारा है बीजेपी का, क्या वो इसको इनके पक्ष कर पाएगा? तो एक बहुत बड़ी विचित्र स्थिति इस 6 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और 6 महीने में निश्चित रूप से विधानसभा से लेकर के सड़क तक एक अलग तरह का नजारा वहां जनता भी देखेगी, राजनीति भी देखेगा और केंद्र भी उसको देखेगा। तो क्या कहें इसे द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा? इसे बहुत बड़ा ये अब एक अनोखा ड्रामा इस बार विधानसभा में और सड़कों पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है, कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। और वो मैं इस बीच एक बात जानना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। मैं पढ़ रहा था भाजपा के ही एक दिग्गज नेता का बयान भी, और वो कह भी रहे हैं राज्यसभा का चुनाव कह रहे हैं कि हम एक वानगी के रूप में देख रहे हैं। ओकार सिंह लखावत को मैदान में इसी वजह से उतारा है, तो ये इंपैक्ट कहीं राजस्थान में दिख सकता है? अशोक गहलोत मजबूत है, उन्हें कोई खतरा नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि पहली प्रायोरिटी और दूसरी प्रायोरिटी 51 102 मत चाहिए जी, उनके पास दिख रहे हैं 123। हाँ, तो इसलिए राजस्थान में तो ये कुछ खेल कर नहीं पाएंगे। तो जी एक्चुअल में मैंने एक डिबेट में देखा था, तो उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में प्रभावी दिखने लगे हैं, वो गुजरात संभालते हैं, कभी कहां संभालते हैं, इसलिए वहां बिजी नहीं रहे, इसलिए हमने यहाँ पर राज्यसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा करके उनको यहाँ केंद्रित करने का प्रयास किया है। तो अब इनके नेता अगर इस तरह का विचार रखते हो और हमेशा सोचते हो कि राजस्थान की राजनीति में ही रहे, अशोक गहलोत बाहर नहीं आए, इसलिए अगर वो खड़ा कर रहे हैं तो मूर्खता है। अब उनको पता था कि नहीं जीत पाएंगे, अब कहां से लाएंगे 25 विधायक, क्योंकि 25 विधायक अब इनको चाहिए प्रायोरिटी में 51, इनके पास है कितने? 78 टोटल मिलाकर अगर किया जाए तो 78 से ज्यादा बनते नहीं है। अब वसुंधरा जी चुनाव वोट देने आएंगे नहीं आएंगे, एक वो भी समस्या पैदा हो गई है कि एक किस तरह के कैसे वोट डलेगा, क्या होगा, एक अलग तरह के, क्योंकि अभी तक नेगेटिव आ जाएंगी तो हो सकता है उनको अलग कैसे लाएंगे पता नहीं पड़ेगा। ये बहुत एक बहुत बड़ा सामने संकट खड़ा हो जाएगा कि वसुंधरा जी आइसोलेटेड में है 14 दिन तक, 14 दिन में तो 26 को तो जी साहब जी चुनाव होना है। अब एक वोट कम हो जाएगा, मेरे को लगता है अगर वोट नहीं डालेंगी तो भी कहेंगे देखिए आए नहीं वो। अब की विडम्बना है कि हम तो कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य कामना बिल्कुल, मैं कामना करता हूँ, जनपद परिवार भी उनकी सेहत की कामना करता है, नहीं चाहते हैं वो बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और जल्दी ठीक होकर राजस्थान लौटें हैं। और क्योंकि उन्होंने
राजस्थान को नेतृत्व दिया है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो नेगेटिव हो और वो नहीं इस चपेट में आए, और क्योंकि एक धैर्य का काम किया है कि वो आइसोलेटेड अपने आप हुई है। तो एक संदेश भी दिया है उन्होंने कि मैं एक बड़ी नेता होने के बाद भी, क्योंकि गलती तो हुई है, उनको पता नहीं था कि वो लंदन से आई और सारी चीजें होगी, आज जैसे ही उनको पता पड़ा आइसोलेटेड हुई है, तो एक मैं उनको कहना चाहता हूँ ईश्वर को कि उनको और शक्ति दे और वो नेगेटिव होकर के राजस्थान के राजनीति में अपना वर्चस्व जैसे पहले किया वह कायम रखे। लेकिन ये बात है बीजेपी के लिए एक संकट का समय आ गया है ये भी, कि एक देखिए प्रकृति बहुत सारी चीजें दिखाती है। अब आप लेकिन एक बात मैं श्याम जी एक बात कहना चाहूंगा, अभी मैं अशोक गहलोत को लगातार पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं मैं, वो आई थिंक राज्यसभा से ज्यादा कोरोना पे गंभीर दिख रहे हैं, लगातार जो बैठ के कर रहे हैं, लोगों से अलग अलग लोगों को बुलाए जा रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, तो इस लिहाज से तो मुझे लगता है तो चिंता मुक्त हैं गहलोत बिल्कुल, कि कोई परवाह नहीं है राज्यसभा की, तो हमारे पास में स्थिति है कि हम जीत जाएंगे, कोरोना से नहीं जीतना है, ये माना जा सकता है कि वो आश्वस्त है पूरी तरह से। देखिए जब 123 है उनको चाहिए 102, तो इसलिए है तो सही, क्योंकि कांग्रेस के खुद के ही 100 हैं, तो इसलिए वो चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि अगर कम होते तो चिंता का विषय होता नहीं। कांग्रेस के तब 106 खई है अब, हाँ 106 हो गए, और एक अलायंस में 107। हाँ 107 हो गए, अलायंस वाला तो अलग ही माना जाएगा है, लेकिन वो गठबंधन में भी है, तो वो उनके साथ में, लेकिन मैं फिर 106 हो गया माइनॉरिटीज में जो ऐसी स्थिति में अदर्स में जो जीत के आए वो उनके साथ हैं, तो माकपा उनके साथ में है, वो माकपा भी है, बीटीपी भी है, बीटीपी उनके साथ से 123 हो जाते हैं, तो इसलिए एक मूर्खता वाला काम बीजेपी ने किया है। और मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी ने क्यों खड़ा किया, चले मूर्खता तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन डमी कैंडिडेट लाए थे पहले, और डमी कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा कर दिया, नहीं अशोक गहलोत को यहीं बांधे रखो, लेकिन गुजरात के विधायक आज भी मौजूद हैं, यहाँ बैठे हैं, अभी तो उनकी रणनीति का काम तो अशोक गहलोत ही कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या है कि राजनीति में अगर वोट नहीं पड़ते, अगर चुनाव नहीं होता, तो अशोक गहलोत गुजरात चले जाते, और जिस प्रकार से अमित शाह को चुनौती दी थी वहां पर, जब उसी प्रकार से जिताने में कामयाब रहे, फिर चुनौती दे देते। इसलिए शील दाबाई जी बहुत बड़े राजनीतिक खेल हो रहा है, और अशोक गहलोत को उसमें वर्चस्व मिल रहा है। अब यहाँ पे चुनाव, दो बातें, लेकिन शाम जी आपने दो बातें कही हैं, तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब रही है कि अशोक गहलोत को घेरने के लिए अगर रखावत को चुनाव लड़ाया उन्होंने, तो इसमें कामयाब दिखती है कि अशोक गहलोत को घेर करके उन्होंने राजस्थान में अकेले में रख दिया, बाहर नहीं जाने दिया उनको। ये बात एक अलग है कि गुजरात के विधायकों को उन्होंने यहां बुला लिया, नहीं, लेकिन इसकी रणनीति, क्योंकि वो वहां जाकर के वो सब कुछ कामयाबी का सेहरा बांध सकते थे, क्योंकि अब अपने विधायकों को भी इनको संभालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि इनकी मार्गदर्शन मंडल में 13 विधायक जो वरिष्ठ हैं वो है नाराज थोड़ी बहुत चीजों को लेके है, जिस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अशोक गहलोत मैनेज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि, लेकिन अशोक गहलोत को यहाँ रहना जरूरी होगा, और अपनी रणनीति में अब 3-4 दिन बाद अभी तो कोरोना को लेकर के गंभीरता जरूर दिखानी चाहिए, दिखाई भी उन्होंने। आज उन्होंने अजमेर कलेक्टर और भरतपुर कलेक्टर को डांटा भी कि जिस प्रकार का लापरवाही कर रहे थे, उनका ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। तो मैं मान के चलता हूं कि अशोक गहलोत भी अब परिपूर्ण राजनीति के रूप में पहचाने जाने लगे हैं, और उनकी चाल जिस प्रकार की होती है वो ना तो कांग्रेस वाले सचिन पायलट समझ पाते हैं, ना बीजेपी वालों की हैसियत नहीं रही है, वसुंधरा जी के अलावा तो बाकी मानते ही नहीं है बीजेपी वाले को, तो इसलिए मैं मान के चलता हूं कि राजस्थान में अभी संकट पैदा नहीं होगा। मैं मान के चलता हूं कि आने वाले समय में चाहे बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया कुछ भी कह दें जी। यार चलिए, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में स्थितियां अलग हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी जो बड़े एक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और परिस्थिति ये मैंने इस वजह से यहां जिक्र करना लाजमी समझा कि बीजेपी के नेताओं के जिस तरह के बयान मैं खुद भी सुन रहा था, देख भी रहा था। शील जी, एक ये बात हो सकती है कि आपके अगर रणनीतिक कुछ ऐसी चाल कहें या स्थितियां थी कि अशोक गहलोत को लखावत को नामांकन करा करके हमें बांधना है, तो चले आप उसमें मुझे कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने सबको यहां बुला लिया। लेकिन मैं भी देख रहा था कि हम ये स्थितियां देख रहे हैं कि राजस्थान में अस्थिर हो सकती है कांग्रेस की सरकार। ये ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपके विधायक कई बार विधानसभा में भी कह चुके हैं ये बात। नहीं, देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का जो विवाद है, आपस के अंदरूनी जो खींचतान है, वो सार्वजनिक है। हर कोई जानता है कि राजस्थान में 2 इंजन की रेल चल रही है, दोनों एक दूसरे को। आपके भी 2 इंजन चल रहे हैं? हमारे 2 इंजन नहीं चल रहे, हमारे सिर्फ 1 वे चल रहा है हमारे यहाँ पर। तो और जिस तरह से जी और प्रतिपक्ष के नेता एक है क्या?
बिल्कुल एक है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक मुखी है। और बात इसकी कर रही थी कि जिस तरह से इनके विधायकों की जो बातचीत निकल के आ रही है, कई बार वायरल भी हुई है बातचीत, उनको देखते हुए पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजनीति में लास्ट मूवमेंट पे कब कहाँ क्या हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक राजनीति में अंतरात्मा की आवाज भी होती है, उस पर भी लोग मतदान करते हैं। तो वो इन सब बातों को सोचते हुए राजस्थान में मुख्यमंत्री किसके बना हुआ ये भी बता दो आप आगे आने वाले समय में। चलिए अभी समय बताएगा, हाँ। समय बताएगा श्याम जी, वो भी होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, आपके इंतजार करिए। तो संभावनाओं पर इंतजार तो उपेंद्र राजपुरोहित कर रहे हैं कि मैं मुझे आप अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाए, मैं तो कह रही हूँ आप प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, भाजपा का मैं चयन करता हूँ कल। प्रदेश अध्यक्ष बनोगे? इनकी ऐसे थोड़ी ना, ये तुम कह सकती है। तो मेरी योग्यता को कोई क्वेश्चन मार के क्या? और क्या कैसे? चलिए मजाक की बातें कैसे आपको कोई कैसे? पार्टी में नहीं, ये तो आम कार्यकर्ता की बात चल रही है यहाँ पे। चलिए मजाक की बातें हैं, हम मुद्दे पे लेते हैं। ये सब कुछ ना सुशील दवाई जी बना सकते ना बन सकते। निर्वाचित होता है, इनका निर्वाचित अध्यक्ष हो क्या है? तो सर आपको ही पता है, हमें पता है कैसे निर्वाचित होता है। निर्वाचन तो वही है। निर्वाचन कैसे हुआ? एक निर्वाचन के नाम पे थोप दो, निर्वाचन के नाम पे थोप दो, चुनाव कराया, थोप दो, लोकसभा की सीट मिल गई है, आप निर्वाचन के नाम पे थोप दो। देखिए सही आप निर्वाचन तो हमारी पार्टी करवाती है, यूथ का चुनाव होता है, यूथ का चुनाव होता है हमारी पार्टी में। मंत्री रह चुके हैं आपको कांग्रेस में, वो मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस में यूथ का, मैडम कांग्रेस में यूथ का चुनाव होता है, वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहते हैं। लोकतंत्रात्मक तरीके से चुन के आते हैं हमारे कार्यकर्ता। हमारी कैडर बेस आप तो चेहरा बनाते दिखती नहीं है, कहीं कंपैरिजन का बात ही छोड़ दो आप। किस चीज की बात छोड़ दे? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल हमें कंपेयर नहीं करना, बिल्कुल है ही नहीं। हमें उसी तरह की पार्टी से आप हमें भाजपा युक्त कांग्रेस नहीं बनाना, हमें कंपेयर नहीं करना। आपकी कांग्रेस हमें भाजपा कमलनाथ अकेला लड़ रहा है, हमें पहुंचाएं के साथ हमें क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? हमारे शिवराज के साथ में और पूरे बीजेपी कौन वहाँ कौन पहुंचा? कौन पहुंचे? अटल बिहारी मतलब देखिए, अमित शाह पहुंच गए क्या? सब मीटिंग तो उनके पीछे है सब लगे हुए। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने आपने स्वीकार कर लिया। सक्षम है कमलनाथ। नहीं इन्होंने स्वीकार कर लिया, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि दिल्ली से इतने सारे शिकारी आकर के मध्य प्रदेश में शिकार किया। अरे हमारा तो खैर अकेला लड़ रहे हैं, अकेला लड़ रहे हैं। आप इसका मतलब शिवराज सिंह जी को, ज्योतिराव आ रहे हैं, शिवराज सिंह जी को बाहर से मदद की आवश्यकता थी, आपने कर दी, ये तय हो गया। अभी तो आपने बोला, अभी आपने बोला, अभी आपने बोला, अभी आपने बोला, कमलनाथ को अकेला अभी आपने बोला, अभी आपने बोला कि दिल्ली से इतने लोग पहुंच गए, आपने स्वीकार किया। हम साथ में, अरे साथ पूरी सब देखिए, बेड़ियों का झुंड नहीं चाहिए, वो शेर लड़ रहे हैं अकेला, वो लड़ रहे हैं अकेला, कर रहे बचा लेते हैं, अकेले लड़ रहे हैं। आया वहाँ पर क्या बताएं आपके पास में? आने से क्या हो जाता है? वोट देना चाहिए वहाँ तो, फ्लोर पे तो वोटों की जरूरत है। आपने वोट छीन लिए, फिर आप कह रहे हो कि देखिए बाबाई जी, आप जनता सुन रही है, जनता देख रही है, जनता समझ रही है। समझ रही है कांग्रेस के, मैं तो इतनी बात जानता हूँ, हमें भाजपा युक्त कांग्रेस नहीं बनाना। हमारा कार्यकर्ता हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं। और तैयार बैठे आप लोग, तैयार बैठे समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश का जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी वो साफ हो चुका है। कमलनाथ अल्पमत को देखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा बनाएगी, लेकिन कई तरह की स्थितियां आएंगी और वहां राज्यसभा का चुनाव अभी होगा। उसके अलावा जिन विधायकों को बहुत जल्दी थी इस्तीफा देने की, उनके इस्तीफे देर रात स्वीकार कर लिए गए थे। जहां अभी एक जो दो बातों पे हमने केंद्रित किया, एक तो क्या सैद्धांतिक राजनीति बची है, और दूसरी बात अभी सरकार कोई मुख्यमंत्री कोई भी बने बीजेपी की ओर से, लेकिन जो डर हमेशा कमलनाथ को अंदर से सता रहा था वही डर उनके सामने भी रहेगा। वजह साफ है, जब चुनाव होगा 25 विधानसभा सीट के लिए, परिणाम क्या आएंगे, दोनों ही पार्टियां वहां मजबूत हैं, कमजोर कोई नहीं है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात है। 6 महीने बीजेपी के लिए भी बड़े कहूं चुनौतीपूर्ण और कांग्रेस के लिए भी। आने वाला वक्त तय करेगा कि आगे स्थितियां क्या बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।